एसी सर्किट पे न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे हम लोग। सिंगल फेस एसी सर्किट था। सारा जितना भी अभी तक पढ़े वो सिंगल फेस है। सिंगल फेस एसी सर्किट का मतलब क्या होता है? ऐसा एसी सर्किट जिसमें एक्सटर्नल इनपुट एसी सप्लाई जो होता है वो सिंगल फेस होता है। तो जिसमें सिंगल फेस इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर सर्किट को हम क्या बोलते हैं? सिंगल फेस एसी सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम न्यूमेरिकल जितना भी कर रहे हैं सारा जो न्यूमेरिकल है वो सिंगल फेस एसी सर्किट का ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो सिंगल फेस एसी सर्किट का न्यूमेरिकल चल रहा है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की सीरीज में कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। रजिस्टर दिया है तो इंडक्टर पूछेगा, इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर पे वोल्टेज, कैपेसिटर पे वोल्टेज, पावर डिसिपेशन, यही सब पूछ सकता है। फार्मूला बेस है बस, जैसा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट रहता है, एक चीज़ पूछ दिया है तो दूसरा चीज़ निकालना है, उस टाइप का ही रहेगा इसमें। द वोल्टेज अप्लाइड, दी वोल्टेज क्वेश्चन है, दी वोल्टेज अप्लाइड, दी वोल्टेज अप्लाइड टू अ coil having R equal to 200 ohm, L equal to 638 millihenry is represented by E equal to 20 sin of 100 pi t. Find a corresponding expression. Find a corresponding expression for the current and calculate the average value of power. Calculate the average value of power. Average value of power taken by the coil। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये बोल रहा है दी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कॉइल हैविंग, एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस है वो 200 ओम है, उसकी इंडक्टेंस वैल्यू है 638 मिली हेनरी है, उसको हम एक्सटर्नल एसी वोल्टेज के अक्रॉस अप्लाई किए हैं 20 × sin ऑफ 100 पाई टी के अक्रॉस। फाइंड अ करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर करेंट का एक्सप्रेशन निकालो एंड कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर टेकन बाय द कॉइल, और उस कॉइल के द्वारा एवरेज पावर लिया जा रहा है उसकी वैल्यू निकाल डालो कर। चलो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। गिवन पैरामीटर्स आर, ठीक है, E इक्वल टू 20 × sin ऑफ 100 पाई टी। ठीक है, इसमें अप्लाइड जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज E इक्वल टू 20 × sin ऑफ 100 पाई टी है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को अगर देखते हैं तो ये अप्लाइड एसी वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखने से पता चल जा रहा है कि फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, सपोज दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से Vm अप्लाइड एसी वोल्टेज की ये वाला सेक्शन है, वो ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? पीक एम्पलीट्यूड। जैसा कि स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते थे ना अपन, V इक्वल टू Vm × sin ऑफ ओमेगा टी, ऐसा लिखते थे। V इक्वल टू Vm × sin ऑफ ओमेगा टी लिखते थे। तो Vm क्या है? अप्लाइड एसी वोल्टेज का पीक एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है? उस अप्लाइड एसी वोल्टेज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ई के जगह में यहाँ पर V माना हूँ, ई मान सकते हैं इसको भी। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर Vm के जगह में उस अप्लाइड एसी वोल्टेज का पीक एम्पलीट्यूड Vm इक्वल टू कितना दिख रहा है? यहाँ पर 20 वोल्ट है।
ओमेगा से अगर कंपैरिजन करोगे तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से क्या दिख रहा है आपका 100 पाई दिख रहा है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ओमेगा इक्वल टू क्या दिख रहा है 100 पाई। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। उस इक्वेशन से हमें दो चीज़ मिला, उस अप्लाइड एसी वोल्टेज का पीक एम्पलीट्यूड मिला और उस अप्लाइड एसी वोल्टेज का क्या मिला एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिला। ठीक है, अगेन उस पर्टिकुलर सर्किट में जो कॉइल यूज हुआ है उस कॉइल की रेजिस्टेंस है आर इक्वल टू कितना है 200 ओम है। एल इक्वल टू क्या है 638 मिली का मतलब 10⁻³ और ये हेनरी। तो एल आर की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू ओमेगा और ये वी एम की वैल्यू हमें मिल गया है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है ये आर एल सर्किट है, देखा जाए तो आर एल सर्किट ही है, रजिस्टर है और इंडक्टर है समझो। ठीक है, तो रजिस्टर एक कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब उस इंटरनल रेजिस्टेंस की बिहेवियर है वो इस टाइप से ट्रीट करेंगे जैसे उस कॉइल के साथ कोई एक्सटर्नली सीरीज रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया गया हो। ठीक है, तो उस आरएल सर्किट तो सबसे पहले उस पर देखने से पता चल गया कि बेसिकली ये आरएल सर्किट है। सो इम्पिडेंस ऑफ कॉइल, उस कॉइल की जो इम्पिडेंस है इम्पिडेंस ऑफ सर्किट बोल सकते हैं। इम्पिडेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट की इम्पिडेंस Z इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा XL का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, आर स्क्वायर XL का मतलब होता है ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस पर्टिकुलर फार्मूले से हम सर्किट का इम्पिडेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इम्पिडेंस अगर आपको इम्पिडेंस का सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है तो इस फार्मूले से यूज़ करेंगे। अब आर की वैल्यू क्या है 200 है, 200 का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 पाई है। एल की वैल्यू कितना है 638 इंटू 10⁻³ और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये उसका क्या है इम्पिडेंस निकलेगा। तो उस पर्टिकुलर सर्किट का इम्पिडेंस है वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बता रहा हूँ मैं 100 इंटू 3.14 इंटू 638 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है 283 मिलेंगे आपको। ठीक है, उस सर्किट का इम्पिडेंस क्या मिल रहा है आपको 283.08 ओम मिलेगा। ये इम्पिडेंस पोर्शन है, उस पर्टिकुलर सर्किट का इम्पिडेंस मिल गया। क्यों इम्पिडेंस का ज़रूरत होगा, क्योंकि जब तक हमें उस सर्किट का इम्पिडेंस पता नहीं होगा तब तक हम उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि वो करंट इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस होता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होता है इम्पिडेंस होता है। ठीक है, तो करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होता है इम्पिडेंस होता है। तो इम्पिडेंस मिल गया। तो यहाँ पर अगर हमें फेज भी देखना है तो मैग्नीट्यूड पोर्शन को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसकी फेज मैग्नीट्यूड सबको कंसिडर करेंगे तो क्या होगा उस पर्टिकुलर सर्किट का इम्पिडेंस क्या हो जाएंगे √R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड पोर्शन होगा। और इनटू क्या हो जाए इसका एंगल को अगर कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R होगा। ये ऐसा फार्मूला होगा। ठीक है, तो अगर इसको देखना है तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओमेगा एल का वैल्यू 100 पाई है 3.14 पाई के जगह में। एल का वैल्यू 638 इंटू 10⁻³ होगा, मिली है। तो आर की वैल्यू क्वेश्चन वाला 200 ओम दिया है, सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, तो 45 डिग्री मिल रहा है आपको एंगल की वैल्यू। तो ये वाला मैग्नीट्यूड तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें मिला है 283.08 और ये आपका मिल रहा है मैग्नीट्यूड जो है वो क्या मिल रहा है आपको ये इतना मिल रहा है और एंगल जो मिल रहा है वो 45 डिग्री मिल रहा है। इम्पिडेंस है तो इम्पिडेंस की यूनिट क्या होगा ओम। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू रख दो और आर की वैल्यू रख दो।
क्योंकि फेस एंगल का वैल्यू जो होता है फार्मूला होता है tan इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर होता है इन केस ऑफ आर एल सर्किट। जिस पर्टिकुलर सर्किट के लिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं उसी पर्टिकुलर सर्किट की फार्मूला को हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, एल की वैल्यू 638 मिली हेनरी है, आर की वैल्यू क्या है 200 ओम है। क्लियर हुआ। तो अगर आपको फेस के फॉर्म में शो करना है तो इस फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला उसकी फेस एंगल को। सो फ्लोइंग करेंट थ्रू दिस सर्किट, फ्लोइंग करेंट थ्रू दी सर्किट उस सर्किट के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है आई इक्वल टू क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय जेड होंगे। वी की वैल्यू कहाँ कितना निकालें अपन, अगर हम पीक एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो पीक एम्पलीट्यूड है, अगर हमें फ्लोइंग करंट की पीक एम्पलीट्यूड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आई एम और ये क्या हो जाएंगे वी एम डिवाइडेड बाई जेड। तो वी एम का वैल्यू क्वेश्चन देख के पता चल जा रहा है ये 20 है। जेड एंगल कुछ नहीं है, मतलब ये क्या होगा 0 डिग्री। वोल्टेज में फेस एंगल शो नहीं किया मतलब वो 0 डिग्री होगा। जेड की वैल्यू क्या होगा 283.08 और इसकी एंगल कितना होगा 45 डिग्री होंगे। ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, अगर पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस करेंगे तो पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस अगर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 283.08 तो ये आपको मिलेगा 0.707 मिलेंगे। ये आई एम फ्लोइंग करंट का पीक वैल्यू 0.0707 मिलेंगे। और एंगल क्या होगा, न्यूमरेटर वाले एंगल में डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाते हैं। ये फार्मूला होता है पोलर फंक्शन का। तो न्यूमरेटर वाले, क्योंकि एंगल को हम कभी भी डिवाइड नहीं करते, एंगल डिवाइड नहीं होता। जब भी एंगल डिवीज़न के फॉर्म में होंगे तो ऑलवेज न्यूमरेटर एंगल में डिनोमिनेटर एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आई एम फ्लोइंग करंट का पीक एम्पलीट्यूड क्या होगा 0.0707 और ये हो जाएगा आपका -45 डिग्री होगा। तो उस फ्लोइंग करंट का क्या है एंगल है, फेस है। क्लियर हुआ। तो उस फ्लोइंग करंट का पीक एम्पलीट्यूड पता चल गया और उसमें फ्लो होने वाले करंट का फेस पता चल गया जो कि माइनस साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि उस पर्टिकुलर आरएल सर्किट पे फ्लोइंग जो करंट है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री क्या करेगा, लेग करेगा, पीछे रहेगा। क्लियर हुआ। नाउ दी एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन वाले ने एक्सप्रेशन पूछा है, एक्सप्रेशन फॉर फ्लोइंग करंट ठीक है। फ्लोइंग करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आई इक्वल टू होगा आई एम इंटू साइन ऑफ क्या होगा ओमेगा टी। ठीक है। अब चूंकि पता है कि ये आरएल सर्किट है, इंडक्टर, किसी इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या करता है, लेगिंग करता है। लेगिंग जो करता है वो कितने डिग्री का करता है 5, तो 5 डिग्री। अब ये इस आरएल सर्किट आई एम की वैल्यू 0.0707 और ये साइन हो जाएगा। ओमेगा के जगह में क्वेश्चन में कितना दिया है, ये 100 पाई दिया है इंटू टी और फाई की वैल्यू कितना निकालें हम 45 डिग्री। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर फ्लोइंग करंट थ्रू दिस आरएल सर्किट। ये आई एम है, उस फ्लोइंग करंट की पीक एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है और ये फाई की वैल्यू कितना है 45 डिग्री। क्लियर हुआ। तो उसमें उसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट के बीच का फेस रिलेशन है 45 डिग्री क्या करता है वो लेगिंग करता है। क्लियर हुआ। एंड कैलकुलेट द, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन वाले ने एक्सप्रेशन पूछा था, ये फाई क्या है, फेस एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट जो कि कितना डिग्री है 45 डिग्री। और फेस क्या है, लेगिंग है कि लीडिंग है, लेगिंग बाय 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का क्या कर रहा है, लेगिंग हो रहा है। अगला क्या है, एंड कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर टेकन बाय द कॉइल, कॉइल के द्वारा पावर। तो पावर इन द कॉइल, उस पर्टिकुलर कॉइल में पावर की वैल्यू क्या होगा उसको निकालना है। तो पर्टिकुलर
वो उसमें फ्लो होने वाले आपका 0.0707 बाय √2 का होल आई स्क्वायर इंटू एक्स एल, मतलब ओमेगा 100 इंटू 3.14 638 इंटू 10⁻³ वी आई 0, 1 मिनट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.0707 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई √2 इंटू कॉस ऑफ 45। तो पावर इन दी कॉइल पूछा है, दी पावर टेकन बाय दी कॉइल, कॉइल के द्वारा कितने अमाउंट पे पावर लिया जा रहा है वो है। तो पावर अगर कैलकुलेट करना है तो पावर P इक्वल टू क्या होता है, V, कैपिटल V मतलब RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, कैपिटल I इंटू RMS वैल्यू ऑफ करेंट इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करेंट। तो फाई है वो क्या है, अप्लाइड वोल्टेज और फ्लोइंग करेंट के बीच का फेस एंगल है। V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज का RMS वैल्यू है। I क्या है, फ्लोइंग करेंट का RMS वैल्यू। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM/√2, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM/√2 इंटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ 5 होंगे। ठीक है, तो VM की वैल्यू कितना है 20 डिवाइडेड बाई √2, IM की वैल्यू हमने अभी अभी निकाला 0.0707, ये IM है, पीक वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करें डिवाइडेड बाई √2 एंड cos ऑफ 5। फेस एंगल की वैल्यू कितना डिग्री मिल रहा है आपको, -45। तो ये लिख सकते हैं -45 cos ऑफ 5, फाइव इज हियर, फाइव इज नथिंग बट इट इज़ अ एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करेंट। ठीक है, तो पावर जो मिलेंगे आपको मिलेगा, पावर जो मिलेगा 0.500 वाट मिलेंगे। तो 0.5 वाट के आसपास आपको पावर मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर सर्किट में जो पावर जो होंगे, पावर जो लिया जाएगा उसकी वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने दो ही चीज़ पूछा था, एक तो करंट का एक्सप्रेशन। तो जब भी करंट का एक्सप्रेशन निकालोगे तो आपको पीक वैल्यू पता होना चाहिए। करंट का है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जब भी आप इक्वेशन निकालोगे तो आपको फेस एंगल पता होना चाहिए। फेस एंगल कहाँ से मिलेगा, इम्पिडेंस से, यहाँ से इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस से फेस मिलेगा, इम्पिडेंस का फेस एंगल निकालो। इम्पिडेंस का फेस एंगल, अब यहाँ पर ये RL सर्किट है तो RL सर्किट का एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, R हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू रख दो, L का वैल्यू रख दो, R का वैल्यू मिला तो 45। ये 45 जेड का ये मैग्नीट्यूड है, इतना मैग्नीट्यूड को शो करता है, और ये उसमें किसको शो करता है, एंगल को। अब इस जेड की वैल्यू को यहाँ रख दिए VM/Z, VM की पीक वैल्यू है, Z क्या है, टोटल इम्पिडेंस है। वोल्टेज का एंगल नहीं दिया है तो वो 0 डिग्री होगा, और ये कितना है, जेड का 45 डिग्री निकला। तो इसको सॉल्व करिए तो ये मिला। तो अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस होगा। अगर पीक वैल्यू ऑफ, अगर RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस होंगे। ये है आपका। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वाइल। ठीक है, द क्वाइल क्वेश्चन है 100, द क्वाइल having a resistance, having a resistance, having a resistance of 10 ohm, having a resistance of 10 ohm and an inductance, and an inductance of 0.2 Henry
is connected is connected to a 100 volt 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, एक कॉइल है, कॉइल मतलब इंडक्टर ही समझ सकते हैं, चौक बोल सकते हो उसी को, ये सारा चीज़ बोलते हैं। कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस है वो क्या है, 10 ओम का है। एन इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी। ठीक है, मतलब एक कॉइल है जिसकी इंटरनल रजिस्टिव जो प्रॉपर्टी है वो 10 ओम का है और उसकी इंडक्टेंस जो वैल्यू है वो कितना है, 0.2 हेनरी का है। तो जब भी कॉइल बोलेंगे और उस कॉइल को अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट से अगर आप रिप्लेस करोगे तो ऑलवेज उस कॉइल के साथ सीरीज में एक रजिस्टर आप कनेक्ट करोगे और वो रजिस्टर है उस कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो कॉइल की रेजिस्टेंस 10 ओम है, इंडक्टेंस 0.2 हेनरी है, उसको 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ किया गया है, क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल। फर्स्ट बोल रहा है इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल, इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का इम्पीडेंस निकालो बोल रहा है क्वेश्चन वाला। सेकेंड क्या बोल रहा है, बी रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का इम्पीडेंस रिएक्टेंस निकालो सिर्फ और सिर्फ कॉइल का, विदाउट इंक्लूडिंग द रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, द करेंट टेकन, द करेंट टेकन, द करेंट टेकन, द करेंट टेकन, करेंट कितना है वो। अगला है आपका द फेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड अप्लाइड वोल्टेज, द फेज डिफरेंस between the current and the applied voltage, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज के बीच। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि एक कॉइल है, एक कॉइल जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 10 ओम का है, उसकी इंडक्टेंस जो वैल्यू है वो 0.2 हेनरी का है। उन्होंने ये बोला है कि उस कॉइल के क्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई लगाया गया है। तो कैलकुलेट करना इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल, उस कॉइल की इम्पीडेंस क्या होगा, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, उस कॉइल की रिएक्टेंस क्या होंगे, करेंट टेकन बाय द कॉइल, उस कॉइल में फ्लो होने वाला करेंट की वैल्यू क्या होगा, एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड अप्लाइड वोल्टेज, उसमें करेंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है वो क्या होंगे, ये पूछा है क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स क्वेश्चन वाले ने दिया है। गिवन पैरामीटर्स क्या क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, उस कॉइल की रेजिस्टेंस वैल्यू आर इक्वल टू कितना है, 10 ओम का है। ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल की इंडक्टेंस क्या होगा वो 0.2 हेनरी दिया है क्वेश्चन वाले ने, सबको ऐसा यूनिट में दे दिया वो। अप्लाइड वोल्टेज की जब भी आपको एक्सप्रेशन न दे क्वेश्चन वाला, अगर वोल्टेज की वैल्यू दे दिया रहेगा ना तो समझ जाना कि वो हमेशा आरएमएस वैल्यू, अप्लाइड वोल्टेज वी है उसकी वैल्यू दिया है 100 वोल्ट, जब भी कैपिटल वी लिखा रहेगा मतलब आरएमएस वैल्यू। अगर पीक वैल्यू दिया रहेगा तो सामने वाला वी एम आई एम ऐसा टर्म बिल्कुल लिखेंगे ही लिखेंगे। तो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू दिए है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल, फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू क्वेश्चन वाला दिया है 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि उस सर्किट की इम्पिडेंस क्या होंगे, तो पता चल जा रहा है कि उन्होंने एक कॉइल बोला है और उसकी एक रेजिस्टेंस दे दिया और उसकी एक इंडक्टेंस दिया है। जब भी किसी एक कॉइल की बात आएगी और उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जैसा दोनों पैरामीटर दिया है
तो ऑलवेज उस कॉइल को एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि एक्चुअल में वो जो है वो एक आरएल सर्किट है, तो रजिस्टर और इंडक्टर की कॉम्बिनेशन ही है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आरएल सर्किट है, तो इस आरएल सर्किट दैट मीन्स इस कॉइल की जो इम्पिडेंस है, फर्स्ट उन्होंने बोला है इम्पिडेंस ऑफ द कॉइल। सो इम्पिडेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल की इम्पिडेंस जो है, कॉइल की इम्पिडेंस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या पढ़ते थे, आर प्लस जे ओमेगा एल, ऐसा पढ़ते थे। तो ये आर प्लस जे का मतलब हो गया 2 पाई एफ इंटू एल, ऐसा। आर की वैल्यू क्वेश्चन वाला 10 दिया है, जे इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, एफ की वैल्यू कितना दिया है 50 दिया है, एल की वैल्यू कितना दिया है 0.2 दिया है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस जे, 50 इंटू 2 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएंगे, 100 हो जाएगा इंटू 0.2 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.20, और ये क्या हो जाएंगे पाई हो जाएंगे। तो ये Z है, उसकी इम्पिडेंस है, उसकी इम्पिडेंस वैल्यू है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो इस इम्पिडेंस को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब भी करेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा अंडर रूट रियल का वर्ग, रियल मतलब इस R वाले का वर्ग, 10 का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग, इमेजनरी का वर्ग मतलब 20 पाई का होल स्क्वायर, एंगल 10 इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर, मतलब इस इमेजनरी टर्म डिवाइडेड बाई क्या होता है, रियल टर्म होता है हमारे कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर ओमेगा एल है वो इमेजनरी है, और आर वाला जो टर्म है वो क्या है, रियल है। तो ओमेगा एल मतलब ये क्या हो जाएगा 20 पाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका 400 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकलेगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू Z की वैल्यू मिल रहा है 63.59 मिल रहा है 63.59, और इसकी एंगल है, एंगल की वैल्यू मिल रहा है 20 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई क्या है 10, तो इसकी एंगल जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 80.95 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो ये एंगल मिल रहा है 80.95, तो 10 इनवर्स ये इतना क्या है ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। हमारे आर एल सर्किट में फेस एंगल की वैल्यू क्या होता है, फेस इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल बाई आर होता है। ओमेगा एल की वैल्यू 20 है, आर की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से फेस मिल जाएगा, और इतना जो पोर्शन है उस पर्टिकुलर सर्किट का कंप्लीट इम्पिडेंस को शो करें। सो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट। क्लियर हुआ, तो ये हो गया उस सर्किट का इम्पिडेंस। अगर आपको फेस पूछा है तो फेस बताना, अदरवाइज एग्जाम में आप मैग्नीट्यूड बस भी शो कर दोगे, इतना बस कैलकुलेट कर दोगे तो भी आ जाएगा। और इतना क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर है, कुछ नहीं वही है। ठीक है, तो ये हो गया उस पर्टिकुलर सर्किट में इम्पिडेंस, क्वेश्चन वाले ने उस कॉइल का इम्पिडेंस पूछा था, इसका यूनिट क्या होगा ओम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेकेंड है रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, उस कॉइल के रिएक्टेंस एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा एल। ठीक है, तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल कॉइल की रिएक्टेंस। तो कोई भी कॉइल के द्वारा किसी भी एसी सर्किट की फ्लो में जो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है, उसी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसकी रिएक्टेंस बोलते हैं। अगर वो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी इंडक्टर के द्वारा हो तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा, अगर कैपेसिटर के द्वारा हो तो वो क्या कहलाएंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उस पर्टिकुलर कॉइल की रिएक्टेंस एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स एल ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएंगे, 2 पाई
एफ का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन वाला 50 दिया है, एल की वैल्यू क्वेश्चन वाला क्या दिया है 0.2 हेनरी दिया है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा ये 0.2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 62.8 मिलेंगे। एक्स एल इक्वल टू क्या मिलेगा 62.8 और रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम होता है। क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अपोजिशन रजिस्टर के द्वारा हो, चाहे वो अपोजिटर इंडक्टर के द्वारा हो, चाहे कैपेसिटर के द्वारा हो, चाहे कंप्लीट सर्किट के द्वारा हो, अगर अपोजिशन की प्रॉपर्टी है तो उसकी ऑलवेज यूनिट क्या होंगे ओम होंगे। क्लियर हुआ। अगला जो चीज है द करेंट टेकन, ठीक है। सो फ्लोइंग करेंट थ्रू दिस सर्किट, फ्लोइंग करेंट थ्रू सर्किट, तो उस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट फ्लो जो हो रहा है उसकी वैल्यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई क्या होंगे Z। क्वेश्चन वाला V की वैल्यू कितना दिया है 100 वोल्ट दिया है, तो 100 वोल्ट दिया है। Z की वैल्यू हमने कितना निकाला, ये कुछ भी एंगल ने दिया है मतलब 0 डिग्री समझो, ये आपका 63.59 और एंगल की वैल्यू कितना मिलेगा आपको 80.95 डिग्री। क्लियर हुआ। तो इसको 100 को डिवाइड कर देते हैं अपन, 100 डिवाइडेड बाय 63.59 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 1.57 हो जाएंगे और एंगल जो हो जाएगा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0 माइनस क्या होगा 80.95 डिग्री होंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.57, एंगल जो होगा वो माइनस 80 पॉइंट क्या हो जाएगा 95 डिग्री है, इसका यूनिट क्या होगा एम्पियर। तो इसने इतने अमाउंट में करेंट का फ्लो उसमें होंगे। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, अगला चीज क्या पूछा है दी फेज डिफरेंस बिटवीन दी करेंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो देख सकते हैं ये करेंट का एंगल है आपका माइनस 80.95 डिग्री, वोल्टेज का तो 0 डिग्री है, तो यही जो है वो एक्चुअल में फेस रिलेशन को शो करेगा। सो फेस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करेंट, तो दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है फेस रिलेशन कितने डिग्री, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 80.95 डिग्री होंगे, ठीक है 80.95 डिग्री होंगे। तो बेसिकली ये जो है वो क्या करता है वोल्टेज और करंट के बीच में फेस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर ये माइनस जो साइन है वो करंट के लेगिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 80.95 डिग्री का क्या कर रहा है वो लेगिंग कर रहा है, वो पीछे है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक ये आरएल सर्किट पर फॉर्मूला बिल्ड, आरएल हो चाहे आरसी हो चाहे आरएलसी सर्किट हो, ऑलवेज जब भी क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूला बेस्ड ही आएगा। अगर आरएल सर्किट का है तो सारा फार्मूला आरएल का ही यूज़ करना। अब ये करंट का फार्मूला तो स्टैंडर्ड है वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। ये वोल्टेज जो होता है ऑलवेज क्या होता है, अगर आरएमएस करंट निकालना है तो आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस होगा, अगर पीक करंट निकालना है तो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस होगा। अगर आपको प्रॉपर अगर फेस के फॉर्म में शो करना है तो वोल्टेज को भी फेस के साथ शो कर दो, इम्पीडेंस को भी फेस के साथ शो कर दो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है तो फेस एंगल को यहाँ पर रिप्रेजेंट मत करो। क्वेश्चन वाला अगर फेस पूछा है तो जरूर इस टाइप से आप सॉल्व करो। क्लियर हुआ। तो ये इम्पीडेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा था, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल ओमेगा एल, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई एफ इंटू ए, 2 पाई रख दो, एफ वैल्यू रख दो, एल रख दो, जो निकलेगा वही एक्स एल। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।